दोस्तों, ड्यून 2 समझने के लिए ड्यून 1 देखना बेहद जरूरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ड्यून 2 की शुरुआत होती है हार्कोनियन के राजा बैरन से, जो अराकिस प्लैनेट को वापस अपने कब्जे में पाकर अपने भतीजे रब्बान को उसका राजा घोषित कर देता है। अब फिर से उन्होंने मसाले की माइनिंग का धंधा शुरू कर दिया है और अब वो लोग अराकिस प्लैनेट के सभी फ्रेमेन लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए वो उन्हें ढूंढकर उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन फ्रेमेन पॉल और उसकी माँ जेसिका के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से हार्कोनियन के सैनिकों को मार रहे थे। रब्बान गुस्से में अपनी सेना को उन सबको जल्दी से मार डालने का आदेश देता है। इधर फ्रेमेन लोगों का सरदार स्टीलगार अपने लोगों के साथ पॉल और जेसिका को लेकर फ्रेमेन ग्रुप द्वारा बनाई हुई गुफा में आता है। असल में इस गुफा को खतरे के समय इकट्ठा होकर सभा करने के लिए बनाया गया था। वहां पहुंचकर पॉल और जेसिका को पता चलता है कि उनको लेकर वहां के लोगों की दो भावनाएं हैं। कुछ लोग उनके बीच प्रचलित भविष्यवाणी को सच मानते हैं कि आने वाले समय में एक माँ और उसका बेटा अराकिस प्लैनेट पर खुशी और समृद्धि लेकर आएगा, और इसी वजह से कुछ फ्रेमेन लोग पॉल को अपना मसीहा मानते थे। लेकिन ज्यादातर युवा फ्रेमेन का मानना था कि ये दोनों माँ बेटा जासूस हो सकते हैं। इसलिए अब फ्रेमेन की सभा पॉल का भविष्य तय करने के लिए उसको रेगिस्तान के हवाले करने को कहती है, जिससे रेगिस्तान ही उसकी नियति तय करेगा। लेकिन वो जेसिका के बारे में कोई निर्णय नहीं लेते। वही पॉल फ्रेमेन लोगों की मदद से यूनिवर्स के सम्राट तक पहुंचना चाहता था। उसे अपने पिता का बदला लेना था। तभी फ्रेमेन सरदार स्टीलगार जेसिका को अकेले में बुलाकर अपनी गुफा में भरा हुआ पानी दिखाता हुआ कहता है कि हमारे पास पानी की कमी नहीं है। इतना पानी हमारे पास हजारों जगहों पर है और हमारा मसीहा इससे अराकिस को हरा भरा बनाएगा। साथ ही वो जेसिका को बताता है कि हमारी पूज्य गुरु माँ बूढ़ी होकर मर रही है, इसलिए वो जेसिका को उसकी जगह लेने को कहता है। मतलब जेसिका को फ्रेमेन लोगों की गुरु माँ बनने को कहता है और जेसिका इस प्रस्ताव को मान लेती है। अब जेसिका इस बात की जानकारी पॉल को देती है। वो उससे कहती है कि इस अनुष्ठान में मुझे अब तक की पिछली सारी गुरु माताओं का दुख और दर्द दिया जाएगा, जिसको मुझे सहन करना होगा। फिर जेसिका का गुरु माँ बनने का अनुष्ठान शुरू होता है। उसको उनकी गुरु माँ के सामने लाया जाता है और उसे रेतीले कीड़े का जहर पीने को दिया जाता है, जिसको वो लोग जीवन का जल कहते हैं। इस जहर को मसीहा को छोड़कर कोई पुरुष पी ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। जेसिका जीवन का जल पीते ही दर्द से तड़पने लगती है, लेकिन तभी उनकी गुरु माँ को पता चलता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है और इसलिए उसके पेट में पल रही बच्ची का दिमाग समय से पहले ही मैच्योर हो जाता है और सिर्फ पॉल जानता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। जेसिका के जहर पीने के बाद भी जिंदा बचे रहने से सरदार स्टीलगार और उसके साथियों को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये चमत्कार है और भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लेकिन चानी और उसके साथी अभी भी भविष्यवाणी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो आपस में बहस करने लगते हैं। तभी पॉल उनको रोकता हुआ बताता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उसकी माँ को जहर सहन करने के लिए शुरू से ही ट्रेनिंग दी गई है और मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। मैं तुमको यहाँ लीड करने नहीं, बल्कि तुम लोगों के तौर तरीके सीखने आया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना है और अराकिस को आजाद कराना है। ये बात सुनकर चानी शांत हो जाती है, लेकिन स्टीलगार और उसके लोगों को अभी भी उसके मसीहा होने पर कोई शक नहीं था। फिर पॉल की माँ उसे बताती है, तुम्हारी बहन अभी से मुझसे बातें करने लगी है। उसको तुम पर पूरा विश्वास है और तुम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हो। उसके बाद स्टीलगार पॉल को अपने युद्ध के तरीके सिखाने के लिए उसे रेगिस्तान में लेकर आता है और उसे रेतीले कीड़े यानी सैंडवॉर्म की सवारी करना भी सिखाता है और चानी उसे रेत पर चलने का तरीका और रेगिस्तान में जीने का तरीका सिखाती है। अब एक दिन हार्कोनियन मसाले की माइनिंग करने के लिए उनके एरिया में आते हैं, जिसकी वजह से फ्रेमेन और उनमें लड़ाई हो जाती है। पॉल चानी को हमले से बचाता हुआ उसकी और फ्रेमेन लोगों की मदद से दुश्मनों की पूरी मशीनरी और सेना को खत्म कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद पॉल की बहादुरी को देखते हुए फ्रेमेन लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब पॉल को ये लोग अपने समुदाय का ही हिस्सा मानने लगे हैं। चानी भी अब पॉल को पसंद करने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पॉल फ्रेमेन लोगों के साथ मिलकर हार्कोनियन लोगों के द्वारा किए जा रहे मसाले के खनन को कई बार नाकाम करता है, जिस वजह से बैरन अपने भतीजे रब्बान को एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है।
वहीं पॉल को फिर से कुछ झलक दिखाई देती है, जिसके बारे में वो चानी को बताता है कि अगर वो साउथ में गया तो एक भयानक युद्ध शुरू होगा, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। उसके बाद पॉल अब तक के सबसे विशाल सैंडवॉर्म की सवारी करता है। उसको देखकर भविष्यवाणी की एक और बात सच साबित हो जाती है। जेसिका इस बात को सब जगह फैलाने को कहती है, जिससे हर एक फ्रेमेन पॉल से जुड़ जाए और उसके मसीहा होने की बात पर विश्वास करे। अराकिस प्लेनेट के साउथ एरिया में ऐसे लाखों फ्रेमेन थे जो कि उस भविष्यवाणी में मानते थे, इसलिए जेसिका वहां जाने का फैसला करती है और वो पॉल को भी अपने साथ चलने को बोलती है। लेकिन पॉल को डर था कि उसके जाते ही वहां युद्ध शुरू हो जाएगा, इसलिए वो खुद नॉर्थ में रुक जाता है और अपनी माँ को साउथ भेज देता है। जाने से पहले जेसिका के गर्भ में पल रही पॉल की बहन पॉल को सलाह देती है कि उसको किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने पॉलिटिकल अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए। पॉल यहाँ नॉर्थ में अपनी लड़ाई जारी रखते हुए हार्कोनियंस के मसाले के गोदामों को उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स का सम्राट सद्दाम और उसकी बेटी का मानना था पॉल मारा जा चुका है, लेकिन राजकुमारी की गुरु माता उसे बताती है कि अगर पॉल जिंदा है तो सच्चाई जानता है कि सम्राट की ही चाल थी जिसमें उसका घराना मिटा दिया गया था, जिससे सम्राट को अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ बैरन का भतीजा रब्बान कई बार खनिज खुदाई में नाकाम हो चुका है। इसकी वजह से बैरन अपने छोटे भतीजे रोथा को अराकिस का नया राजा बना देता है, जो कि एक बहुत ही सनकी और खतरनाक आदमी है। फिर एक दिन पॉल की मुलाकात उसके पिता के दोस्त और उसके ट्रेनर गर्नी से होती है, जो कि किसी तरह हार्कोनियंस के हमले से बच निकला था। पॉल अपने पास हथियारों की कमी के बारे में उसे बताता है, इसलिए गर्नी पॉल और फ्रेमेन लोगों को उस खुफिया जगह लेकर जाता है जहां पॉल के स्वर्गवासी पिता लेटो ने परमाणु हथियारों को छुपा रखा था और जो कि पूरे प्लेनेट को नष्ट करने के लिए काफी थे। वहीं जेसिका गुरु माँ के रूप में अराकिस के साउथ पर मसीहा के आने का प्रचार प्रसार कर रही थी और पॉल ने नॉर्थ में मसाले के खनन को लगभग रोक ही दिया था। इधर जेसिका के सामने जीवन का जल एक छोटे सैंडवॉर्म को पानी में डुबाकर उसको मारने के बाद उसी के अंदर से निकालकर उसको दिया जाता था। तो जेसिका कहती है कि बहुत ही जल्द एक आदमी यहाँ आएगा, ये उसको देने के लिए बचा के रखो। इधर रोथा फ्रेमेन लोगों की गुफा पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। तभी साउथ की वॉर काउंसिल सभी लीडर्स को मीटिंग के लिए बुलाती है, इसलिए सरदार स्टीलगार्ड घायल होने की वजह से पॉल को उसकी जगह साउथ में होने वाली मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। लेकिन जिस युद्ध के विजन पॉल ने देखे थे वो उस तबाही के डर से जाने से मना करता है। साथ ही वो जानता था कि वहाँ चानी की मौत निश्चित है। फिर रेगिस्तान की आत्माएं पॉल को जीवन का जल यानी सैंडवॉर्म का जहर पीने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसी की शक्ति से वह भविष्य को साफ साफ देख पाएगा। इसलिए पॉल साउथ की तरफ निकल जाता है। साउथ पहुंचकर पॉल जीवन का जल पी लेता है और नशे की हालत में पॉल को अपनी बहन एक समुद्र के किनारे दिखाई देती है, जो कि बड़ी हो गई है और पॉल को अपने परिवार के कुछ गहरे राज बताती है। तभी चानी भी वहां पहुंच जाती है और वो देखती है कि पॉल की जहर पीने की वजह से मौत हो चुकी है। तो इसलिए फिर जेसिका के मैनिपुलेशन से चानी अपने आंसुओं को जीवन के जल के साथ मिलाकर पॉल के होठों पर लगाती है। तभी पॉल फिर से जिंदा हो जाता है। पॉल को वापस जिंदा देखकर सभी उसको सच का मसीहा मानकर उसके आगे झुक जाते हैं। फिर पॉल अपनी माँ से कहता है कि तुम बैरन की बेटी हो, क्या इस बात का मेरे पिता को पता था? तो जेसिका कहती है कि ये बात मुझे भी तब पता चली जब मैंने जीवन का जल पिया। पॉल अब जान चुका था कि दरअसल हार्कोनियन का राजा बैरन उसके पिता का कातिल होने के साथ साथ उसका नाना भी है। अब पॉल को फ्रेमेन लोगों की परंपरा के अनुसार सरदार स्टीलगार को मारकर उसकी जगह लेने को कहा जाता है, लेकिन पॉल उनकी इस परंपरा को रद्द करते हुए उन सभी के अतीत के बारे में बताकर अपने आप को मसीहा घोषित कर देता है और सबको आज़ादी दिलाने की बात करता है, जिसका चानी को छोड़कर सब समर्थन करते हैं। वो अपने पिता की अंगूठी से मोहर लगाकर सम्राट सद्दाम को युद्ध की चुनौती भेजता है। फिर सम्राट सद्दाम चुनौती के चलते अपनी बेटी और अपनी गुरु माँ के साथ अराकिस आ जाता है। यहाँ पहुंचकर सद्दाम बैरन से कहता है कि लेटो का बेटा पॉल जिंदा है और तुमने उसका पता तक नहीं लगाया। तभी पॉल पहाड़ी पर परमाणु हमला करके रेत के तूफान को युद्ध क्षेत्र में आने का रास्ता दे देता है और अपने लोगों के साथ सैंडवॉर्म पर बैठकर बैरन और उसकी सेना पर हमला कर देता है।
उसके बाद पॉल बैरन के महल में आकर सबके सामने बैरन को नाना जी बोलकर उसकी हत्या कर बाकी सभी को बंदी बना लेता है और इस युद्ध में रब्बान को भी मार दिया जाता है। फिर इन लोगों की सारी लाशें वैसे ही जलाई जाती हैं जैसे उन्होंने पॉल के पिता लेटो और उसकी सेना की जलाई थी। फिर पॉल के सामने सम्राट सद्दाम और सभी कैदियों को लाया जाता है। वहाँ पॉल चानी से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। और उसके बाद वो सद्दाम से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करके उसके साथ रूल करूंगा, जिसको सुनकर चानी का दिल टूट जाता है। और फिर पॉल सद्दाम को लड़ने की चुनौती देता है। सम्राट सद्दाम की ओर से रोथा पॉल से लड़ता है और वो पॉल के पेट में चाकू घुसा देता है, मगर पॉल उसी चाकू से रोथा को मार देता है। फिर पॉल सद्दाम की तरफ बढ़ता है तो राजकुमारी उससे कहती है कि मेरे पिता की जिंदगी बख्श दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। इस पर पॉल अपने हाथ को आगे करता है। सम्राट सद्दाम झुककर पॉल के पिता की अंगूठी को चूमकर अपनी हार स्वीकार करता है और पॉल को यूनिवर्स का सम्राट बना देता है। इस पर चानी गुस्से में वहां से चली जाती है। इसी दौरान आसपास के प्लैनेट्स के कई बड़े वंश अपने स्पेसशिप से अराकिस प्लैनेट पहुंच जाते हैं, जो कि सम्राट की रक्षा करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पॉल अब उनका नया सम्राट बन गया है तो वो लोग पॉल की हुकूमत को ठुकरा देते हैं। तभी पॉल की अजन्मी बहन जेसिका से पूछती है क्या हो रहा है माँ? तो जेसिका उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने महान घरानों से युद्ध छेड़ा है। ये एक महान और पवित्र युद्ध की शुरुआत है और पॉल अपने सभी फ्रेमेन साथियों को उन वंश के लोगों पर हमला करने को बोल देता है। उससे एक भयंकर युद्ध की शुरुआत होती है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे और पॉल का वो सपना सच हो जाएगा और चानी सबको छोड़कर अकेले वापस नॉर्थ की तरफ जाने के लिए निकल जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी फन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।